नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। पटना में महागठबंधन की प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को घेरा। तेजस्वी ने आधार कार्ड को लेकर बिहार में चुनावी प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक जैसी जानकारी नहीं दे रहा है और मतदाताओं को भ्रमित कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जुलाई को हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला था। हमने आयोग के समक्ष अपनी सभी आपत्तियां रखी, लेकिन अब तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। बिहार के लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड है, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 6 जुलाई को चुनाव आयोग ने 3 अलग अलग विज्ञापन जारी किए, जिनमें मतदाता पहचान और आवेदन प्रक्रिया को लेकर अलग अलग जानकारी दी गई। एक में कहा गया कि अगर फोटो और पहचान पत्र नहीं है तो भी बीएलओ के पास जाकर फॉर्म जमा करा सकते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे विज्ञापन में अलग बातें लिखी हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग आखिर सोशल मीडिया पोस्ट और विज्ञापनों के जरिए अलग अलग जानकारी क्यों दे रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को स्पष्ट आदेश जारी करना चाहिए ताकि मतदाताओं में कोई भ्रम न हो। आप सब लोगों को पता होगा कि परसों हम लोग जो है 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन गए थे। वहाँ अपनी बात को हम लोगों ने रखा और मजबूती के साथ जो है जो भी शंकाएं थी, सवाल था, इलेक्शन कमीशन के जो बिहार के जो हेड है उनके सामने हम लोगों ने रखा। लेकिन चिंता इस बात की है कि कोई सवाल का कॉन्क्रीट जो जवाब आना चाहिए, स्पष्टीकरण जो आना चाहिए, क्लैरिटी जो होना चाहिए, वो हम लोगों को अब तक नहीं मिला है। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें, पटना के मेदांता हॉस्पिटल में आज अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोटिक मशीन का उद्घाटन हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने फीता काटकर इसका विधिवत शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि यह दिन बिहार के चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि पहले ऐसे आधुनिक ऑपरेशन के लिए राज्य के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा बिहार में ही उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के जरिए शरीर के अलग अलग अंगों की सटीक शल्यक्रिया की जा सकती है। इसके लिए सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके ऑपरेशंस के दौरान संक्रमण का खतरा कम होता है और कम चीरा लगता है और कम मरीज की रिकवरी भी जल्दी होती है। मंगल पांडे ने बताया कि बिहार सरकार भी रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि IGIMS में भी ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसके लिए BOG से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे अधिक से अधिक मरीजों को लाभ मिलेगा। गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बिहार के DGP विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस केस में शामिल एक भी अपराधी नहीं बचेगा। पटना पुलिस करीब 12 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। DGP ने कहा कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, सभी पहलुओं पर बारीकी से काम हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही की जाती है। इसी SOP के तहत कुछ कुख्यात अपराधियों से भी पूछताछ की गई है। ERSS प्रणाली का ERVs का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते, जिन 10,000 मामलों में उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है। इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रिस्पांस देना है। इमरजेंसी रिस्पांस के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। नवगछिया में एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। बता दें, जहां समाज उन्नति केंद्र नामक एक फर्जी NGO के जरिए दर्जन गांव के महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई। धोबनिया, रसुलपुर, नवगछिया बाजार
वैसी, बनिया सहित आसपास के गांव की महिलाओं को इस ठगी का शिकार बनाया गया। ठगों ने समाज उन्नति केंद्र नाम से एक फर्जी संस्था बनाई और इसे एक पंजीकृत एनजीओ के रूप में प्रस्तुत किया। महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए बाकायदा संस्था की मोहर, डायरी और रजिस्टर तैयार किए गए। प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 5 महिलाओं को शामिल किया गया। कुल 95 समूह बनाए गए। हर समूह को एक रजिस्टर दिया गया जिसमें मीटिंग की तिथि, कलेक्शन की राशि और हस्ताक्षर दर्ज किए जाते थे। हर हफ्ते या महीने में मीटिंग होती थी जिसमें महिलाओं से रकम ली जाती थी और डायरी में बाकायदा दस्तखत करवाया जाता था। समूह की महिलाओं को बताया गया कि समाज उन्नति केंद्र उन्हें केनरा बैंक नवगछिया शाखा से लोन दिलवा रही है जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। इसके तहत प्रत्येक समूह को औसतन 1.5 लाख रुपए का लोन भी स्वीकृत हुआ। यह लोन 5/2021 से शुरू हुआ। महिलाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि वे बैंक से लोन ले रही हैं और उनकी वसूली की जिम्मेदारी समाज उन्नति केंद्र की है। अररिया के फारबिसगंज मोहर्रम के तजिया जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया गया। यह भिड़ंत अली टोला और पोखर बस्ती के अखाड़ों के बीच में हुआ जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई, जिसे तुरंत फारबिसगंज एसडीएम रंजीत कुमार रंजन और एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, भारी संख्या में पुलिस बल अधिकारी और बलों के साथ पहुंचकर उन्हें नियंत्रित किया गया। दसाना कचहरी मैदान में लाठी खेलने के दौरान आपसी विवाद में 2 गुटों के बीच पहले लाठियां चली, फिर देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर पथराव होना भी शुरू हो गया। रोहतासगंज जिले के विक्रमगंज इलाके में भाजपा के एक कार्यक्रम में शामिल बाइक सवारों ने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए हेलमेट नहीं पहनना जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल रोहतास जिले के विक्रमगंज इलाके के चर्चित निजी एक स्कूल के निदेशक अखिलेश कुमार को भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोनीत किया है, जहां उन्होंने भलूनी धाम में पहुंचकर मत्था टेका और एक आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भाजपा कार्य समिति के सदस्य बनने पर निजी विद्यालय के निदेशक अखिलेश सिंह का उस इलाके में प्रथम आगमन पर इस चुनावी वर्ष में उनके समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली करीब 8 किलोमीटर तक निकाली गई, लेकिन रैली में शामिल बाइक सवारों ने हेलमेट पहनना मुनासिब नहीं समझा। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस भवन में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनके अमूमन समस्याओं के समाधान के विषय में दिशा निर्देश देते हुए कई मुद्दों पर आह्वान किया। मौके पर राधा कृष्णन किशोर के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कई वरिष्ठ नेता संघ पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजधानी में सुबह से हो रही भारी बारिश के बावजूद जनता दरबार के सफल आयोजन में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जो अपनी परेशानियों के निवारण के लिए उम्मीद लिए वित्त मंत्री के दरबार में हाथ जोड़े पहुंचे। जमीन का रसीद के लिए आए। क्या हो गया? रसीद कार्ड नहीं दे रहा है। रातू ब्लॉक पड़ता है, वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, सीओ के भी दिए हैं, डीसी को भी दिए, एलआरडीसी को भी दिए हैं। पिछले 2024 में दिए थे, फरवरी में 29 फरवरी को। वहाँ से दौड़ा रहे आज तक, कभी जब सीओ फोन उठाता है। एलआरडीसी से भी एक बार 9 फरवरी को जनता दरबार लगा था रातू में, उस समय भी दिए थे, तो सीओ से बात करने नहीं दिए एलआरडीसी साहब, बोला कि हम तुम्हारा आदेश कर देंगे बोल के।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा बोकारो के चास में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सांसद मनीष जायसवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि झारखंड के हर एक अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। इरफान जी से स्वास्थ्य विभाग संभल नहीं रहा है। हेमंत सोरेन को कोई दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीतिक पूर्वज हैं। इन्हीं के आदर्शों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। राष्ट्रवाद की जो भावना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। आज इस देश को राष्ट्रवाद की सोच की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब देश दुश्मनों से लड़ता है तब अपने ही देश के लोग सेना पर कटाक्ष करते हैं। राजनीतिक पूर्वज हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और इन्हीं के आदर्शों से भारतीय जनता पार्टी चलती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो फूंकने का काम किया था, और आज इस देश को राष्ट्रवाद सोच की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे लोग जो कि देश जब अपने दुश्मनों से लड़ता रहता है तो अपने ही देश के सेना पर जो लोग कटाक्ष करते हैं, जो प्रमाण मांगते हैं, ऐसे देशद्रोहियों को आज के दिन में डॉक्टर मुखर्जी से सीखना चाहिए। उनकी जो कार्यशैली रही थी उससे सीख लेना चाहिए। रांची में मुहर्रम पर सम्मान पगड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर इमाम बख्श अखाड़ा और सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने पर्व के महत्व को रेखांकित करते हुए इस समारोह का आयोजन मुहर्रम पर्व के पावन अवसर पर सामुदायिक एकता, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया, जिसका शुभारंभ परंपरागत तरीके से किया गया। इस अवसर पर रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के साथ डीआईजी सह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी इस समारोह में शामिल हुए। बता दें, रस्म पगड़ी के माध्यम में सामुदायिक सेवा में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया गया। तो वहीं श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुहर्रम का पर्व हमें बलिदान, एकता और मानवता की भावना को याद दिलाता है। श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही तैयारियां अंतिम चरण में है। तैयारियों को लेकर देवघर के उपायुक्त एनपी लगड़ा ने बताया कि कांवरिया पथ से लेकर मंदिर परिसर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जुलाई को राज्य के पर्यटन मंत्री का देवघर दौरा होगा और यहां की तैयारी को लेकर सभी अधिकारियों के साथ सावन को लेकर अंतिम समीक्षा बैठक करेंगे। जिले परिवहन सेवा, रेलवे सेवा एवं पार्किंग एरिया को लेकर भी संबंधित पदाधिकारी का आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं बस स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। श्रावणी मेले तक पुराने बस स्टैंड के पास क्लब ग्राउंड में बाहर के राज्यों से आने वाले बसों की पार्किंग कराई जाएगी। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मानसून का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन काफी बुरी तरह से प्रभावित रहा। आलम यह है कि सड़कों पर जलभराव की स्थिति से लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह से ही रुक रुक कर कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
इसके अलावा विभाग के फ्लैश फ्लड गाइडलाइंस सेल ने रांची समेत 12 जिलों में अचानक बाढ़ की भी आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार इसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची समेत कई जिलों के प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के हर कोने को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद कर सुशासन की स्थापना की दिशा में निरंतर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत आधारभूत ढांचे और बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के मेहतारी अलंकरण सम्मान समारोह में वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडरिया क्षेत्र को समृद्ध, सशक्त और विकसित बनाने की पहल प्रारंभ हो चुकी है। इसी दिशा में अनेक योजनाओं और विकास कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेन पार्ट में 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन है और कल वर्ग का शुभारंभ है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी वर्ग का शुभारंभ करेंगे और 3 दिन तक वहां पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होगा और वर्ग का समापन देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करेंगे और बीच में हमारे कृषि और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वी सतीश जी, बीएल संतोष जी और भी हमारे विषय विशेषज्ञ लोग आएंगे जिनका व्याख्यान होगा और ये वर्ग निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करने में सहयोगी होगा। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ है। बता दें, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ आने से पहले तैयारियों का जायजा लेने सचिन पायलट राजधानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। जिनकी जवाबदेही है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है मगर लॉ एंड ऑर्डर सुस्त है। के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा है, 1 दिवसीय दौरा रायपुर का, और जो सभा में रखी यहाँ पर उसका हमने निरीक्षण किया सभा स्थल का। हालांकि बादल हैं, थोड़ी बारिश भी है, लेकिन कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और ईश्वर ने चाहा तो बहुत बढ़िया हमारी सभा होगी। प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित होंगे, भारी संख्या में यहाँ पर आएंगे और संदेश लेकर जाएंगे न सिर्फ खड़गे जी का लेकिन राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, और इस प्रदेश और देश में जो हालात निर्मित हुए हैं पिछले कुछ समय में वो सबके सामने हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारी मीटिंग यहाँ पर होगी, एक आम सभा। इसके बाद उनके 2 कार्यक्रम हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में होंगे। चांपा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतर जिला बाइक चोर गिरोह को 2 लोगों को चांपा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह रायपुर, चांपा, खरसिया, सक्ती, रायगढ़ और कोरबा जैसे विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहर सुनसान इलाकों में खड़ी मोटरसाइकिलों को चुराकर दूसरे स्टेशनों में छिपा देते थे। पीड़ित ने 6 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 1 दिन पूर्व रेलवे स्टेशन चांपा से उसकी बाइक चोरी हो गई थी। शिकायत पर थाना चांपा में तुरंत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। एक फरियादी आया था थाने में, बोला मेरा बाइक चोरी हो गई। स्टेशन से उनका स्टेशन के उल्टा साइड, तो हम लोग सीसीटीवी तुरंत एक टीम बनाया, सीसीटीवी खंगालने के बाद देखा कि 2 आरोपी है, इसमें दिखाई दिया क्लियर। फिर हम लोग टीम बना देते हुए घेराबंदी में किए, टीआई सबको बुलाया, उसे पकड़ने के बाद 3 यहाँ से बरामद किए। तो टीआई साहब भी आए, पुलिस भी आए, FIR बाद उसके बाद हम लोग सक्ती गए, कोरबा गए, लोकल एरिया में गए, तो अभी तक 10 बाइक रिकवरी है। चांपा पुलिस के द्वारा जो है रेलवे स्टेशनों में जो है चोरी करने वाले अंतर जिला बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें आरपीएफ के साथ मिलकर पुलिस ने जो है
दो आरोपियों से 10 बाइक बरामद की है, जिसकी लगभग 10 लाख कीमत है। ये रायपुर, चांपा, सक्ती, खरसिया, रायगढ़, कोरबा ये सब स्टेशनों में चोरी करते थे और बाइक एक स्टेशन से चोरी करके दूसरे स्टेशन में छुपा देते थे। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के चयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों की मेरिट का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के अनुसार ही किया जाएगा, जिसमें कैटेगरी आधारित प्रणाली को प्राथमिकता दी गई थी। दरअसल राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में नया सर्कुलर जारी कर कैटेगरी सिस्टम को समाप्त कर केवल स्नातकोत्तर अंकों के आधार पर मेरिट तय करने का प्रावधान किया था, जिससे उच्च शिक्षित अतिथि शिक्षकों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे। हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2023 में जारी नए सर्कुलर को आंशिक रूप से संशोधित करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताते चले कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहडोल, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और जबलपुर जैसे जिलों में तो लोगों के लिए बारिश आफत बन गई है। उमरिया में 9 घंटे में 3.5 इंच पानी गिर गए। इस कारण वहां जोइला डैम के 4 गेट खोल दिए गए। जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोले गए हैं। इससे नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सीहोर में जलस्तर बढ़ सकता है। नर्मदापुरम सहित नगर पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले सप्ताह से हो रही जोरदार बारिश के चलते नदी नालियां अपने उफान पर है, जिसके चलते जबलपुर भोपाल हाईवे पर स्थित मचुआसा नदी का पुल डूब गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जबलपुर भोपाल मार्ग को डाइवर्ट किया है। वहीं नगर की अयोध्या बस्ती को जोड़ने वाला निर्माणाधीन पुल बाढ़ के पानी में बह गया है। यह निर्माणाधीन पुल नगर पालिका के द्वारा बनवाया जा रहा था, जिससे अयोध्या बस्ती के रहवासियों के बारिश के दिनों में परेशानी को सामना न करना पड़े। इस पुल के बह जाने से अयोध्या बस्ती के रहवासियों का आवागमन बंद है। आज की वर्षा काल है, यहाँ पर पुल निर्माणाधीन है और जो हमारा पुराना रफ्ता है उस पर हर साल की तरह पानी आता है। अगर हैवी रेन होती है तो वर्तमान में भी रफ्ते के ऊपर से पानी जा रहा है। सुरक्षार्थ दोनों तरफ का रास्ता बंद हमने कराया है बैरिकेड कराकर, और पुलिस है, कोटवार है, राजस्व अमला है, सभी यहाँ पर है। और हमारे लोकल निवासियों से भी अपील है कि इस मार्ग का उपयोग ना करें वर्षा काल में, पिपरिया घूम कर ही जाएँ, वहाँ का मार्ग भी अच्छा है। और बाहर से जो ट्रक या अन्य वाहन आते हैं उनके लिए हम बैरिकेड कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।